स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4 और जो यूनिट है वो है 8.1 और जो ये चैप्टर है वो है गाज़ीज़ डायरी। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में आपने ऐसा करना है कि यहाँ पर जो है आपको पैराग्राफ को समराइज़ करके दिया हुआ है, यानी आपको जो है वो पैराग्राफ को मुख्तसर करके दिया हुआ है। तो आपने ये बताना है कि पहला वाला कौन से पैराग्राफ से रिलेट करता है, बी वाला कौन से पैराग्राफ से रिलेट करता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप एक्सरसाइज समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखा दूंगा और जो लिखा हुआ है वो भी आपको समझा दूंगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर समरी ऑफ ईच पैराग्राफ ऑफ द 2 entries. Read the text and in the blanks provided write the number of the paragraph to which each sentences is related. One has been done as an example. देखें स्टूडेंट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको जो है वो पैराग्राफ को समराइज़ करके दे दिया गया है, यानी पैराग्राफ की समरी बयान कर दी गई है, यानी पैराग्राफ को मुख्तसर कर दिया है, बिल्कुल एक बात कर दी है पैराग्राफ से। तो आपने जो है इसे पढ़ना है और पहचानना है कि ये बात किस पैराग्राफ में की गई थी। तो यहाँ पर आपको एंट्री 1 दी हुई है, नेक्स्ट पेज पे आपको एंट्री 2 दी हुई है। तो पहले आपने एंट्री 1 पढ़ना है और उसके बाद आपने बताना है कि कौन सा पैराग्राफ से ये आया हुआ है एंट्री 1 के। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने ये पढ़ना है और पैराग्राफ का नंबर बता देना है। देखें स्टूडेंट, पहला वाला जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है और उसके बाद मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं और मैं आपको ये बताता रहूँगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि देयर वर नो रोड्स एंड नो व्हीकल्स। तो स्टूडेंट, आपने ये बताना है कि ये कौन से पैराग्राफ में बात की थी गाजी ने कि हमारे गाँव में कोई भी रोड नहीं है और कोई भी गाड़ी नहीं है, यानी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, रोड नहीं होती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होती है। तो ये जो है उसने 4 पैराग्राफ में बात की थी। अगर आप चाहें इसको एक बार कंफर्म करना तो आप कर सकते हैं, आप जो है ये पढ़ सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में इसने बताया था कि इसके गांव में जो है वो ज़्यादातर रोड नहीं होते हैं, ना ही ज़्यादा गाड़ियां होती हैं, लोग जो है वो ज़्यादातर पैदल आना जाना करते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। लेकिन आजकल के जो गाँव हैं तो वहाँ पर रोड भी हैं और वहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ भी होती हैं। ये आज से 60 साल पहले की बात की जा रही है, तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना होगा। तो चले हम अपना बी पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, बी में आपसे कहा जा रहा है कि द मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज़ अफेक्टेड आवर हेल्थ एंड आवर रिलेशनशिप्स। तो स्टूडेंट, ये बात जो है उसने 7वें पैराग्राफ में कही थी और उसने कहा था कि आज के वक्तों में हम ज़्यादातर डिवाइसेस से जुड़े हुए हैं, यानी हम ज़्यादातर डिवाइसेस से एक दूसरे से मिल लेते हैं। अगर किसी को बात करनी होती है तो फ़ोन कर लेते हैं, किसी को बात करनी होती है मैसेज या ईमेल कर लेते हैं, ज़्यादातर मिलने जुलने नहीं जाते हैं। और वो गाँव में बताता है कि गाँव में जो है वो लोग एक दूसरे से मिलजुल कर बात किया करते थे, ऐसे फ़ोन मैसेजेस पर बात नहीं किया करते थे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और सी में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आई मिस द सिंपल विलेज लाइफ। तो ये उसने जो है सबसे पहले पैराग्राफ में कहा था और यहीं से उसने बात शुरू की थी कि मैं अभी शहर में तो रह रहा हूँ, लेकिन मैं जो है अपनी विलेज लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो है बुढ़ापा है उसका, यानी वो बूढ़ा हो गया है, वो शहर में रहना शुरू कर दिया है उसने। लेकिन पहले जो है उसने अपना बचपन जो है वो गाँव में गुजारा है, जो कि एक बहुत अच्छा टाइम था उसके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप ये पैराग्राफ देख भी सकते हैं कंफर्म करने के लिए। देखें स्टूडेंट, आपको जो डी दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि मैन मीट एंड डिस्कस्ड थिंग्स एट द औतक एंड वुमेन एट द विलेज वॉल। इसमें कहा जा रहा है कि मर्द जो है वो मिलते हैं, यानी जो मर्दों के मिलने की जगह है वो औतक है और जहाँ पर औरतें मिलती हैं एक दूसरे से बात करती हैं वो वॉल है, यानी कुआं है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि मर्द जहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे से और जहाँ पर पूरे दिन मिलकर, यानी जहाँ पर बैठ के वो एक दूसरे से बातें करते हैं, उस जगह का नाम औतक है। और जहाँ पर औरतें एक दूसरे से मिलती हैं वो वेल है। तो ये जो है आपको छठे से दिया गया है और छठे पैराग्राफ में इसके बारे में आपको पूरी तरह से बताया गया था कि यहाँ पर बैठ के ये लोग गाने भी सुनते हैं और पूरे दिन की जो है अपनी डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ई जो है हमारे पास ये है कि
3 फैमिलीज लिव्ड इन 3 रूम्स। तो ये जो है उसने दूसरे पैराग्राफ में बताया था, और उसने बताया था कि उसके घर में 3 फैमिलियाँ रहती थी। एक में ग्रैंड मदर थे, ग्रैंड पेरेंट थे, और उसके साथ जो उसकी 2 आंटियाँ रहती थी, और एक उसकी अंकल की फैमिली थी, और एक जो है वो उसकी फैमिली थी। तो ये आप जो है वो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो F दिया हुआ है आपको वो ये दिया हुआ है, द हाउसेज वर नॉट मेड ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पर वो गांव के बारे में ही बात कर रहा है। वो कहता है कि गांव में जो है घर सीमेंट से नहीं बने हुए होते थे। यानी जैसा कि आपने देखा है ना, शहर में बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हुई होती हैं, सीमेंट से बना हुआ होता है। ऐसा तो नहीं है कि लकड़ी के घर बने होते हैं। तो गाँव में अगर आप जाएँ तो आपको बड़े बड़े सीमेंट से घर बने हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि झोपड़ियाँ और लकड़ियों के और आम तरीके से घर बने हुए नज़र आते हैं। तो ये जो है आपके लिए तीसरे पैराग्राफ से लिया गया। और अब आखिरी रह गया है जो कि जी है हमारे पास। तो ये जो है पढ़ लेते हैं, पीपल बोथ थिंग्स फ्रॉम स्मॉल शॉप्स। इसमें कहा जा रहा है कि पीपल जो है वो छोटी छोटी दुकानों से चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पर भी गांव की बात हो रही है, और ये 5वें से लिया गया है। इसमें बताया गया था कि गांव में जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी दुकानों से चीज़ें खरीद लेते हैं। गांव में जो है वो बड़ी बड़ी सुपर मार्केटें नहीं होती, ना ही बड़ी बड़ी शॉपें होती हैं। और गांव में जो है लोग एक दूसरे को उधार भी दे देते हैं और उधार में भी काम कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको एंट्री 1 समझ में आ गई होगी। अब अपनी एंट्री 2 देख लेते हैं। मैंने आपको एंट्री 1 जो है वो पूरी तरह एक्सप्लेन कर दी है। देखें स्टूडेंट, आपको जो एंट्री 2 दी हुई है, यहाँ पर जो आपको पैराग्राफ बताने होंगे वो एंट्री 2 से बताने होंगे। यानी एंट्री 1 के पैराग्राफ आप पहले में बता चुके हैं, अब एंट्री 2 के पैराग्राफ जो है आपने बताने होंगे। तो चले मैं पढ़ देता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाए और रट्टाफिकेशन कोई ना रहे आपके लिए। तो चले पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द बैराजेस इन पाकिस्तान इज़ द गुड्डू बैराज। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत से बैराज हैं, जिसमें से एक गुड्डू बैराज भी है। तो ये आपको जो है वो 5वें में बताया गया था कि पाकिस्तान जो है एक ज़रई मुल्क है और यहाँ पर बहुत सारे बैराज हैं, और जिसमें से आपको एक बैराज के बारे में पढ़ाया गया था जो कि गुड्डू बैराज है। तो उम्मीद करता हूँ आप ए समझ गए होंगे। अब अपना बी देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपको जो बी दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर बैराजेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ पाकिस्तान टुडे। यानी इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है और बैराज बनने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ रही है। तो इसीलिए पाकिस्तान को अगर फ़ॉरेन एक्सचेंज कमाने हैं, यानी बाहर से पैसा कमाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बैराजेस बनाने होंगे, जिससे जो है उसे बाहर के मुल्क से पैसा हासिल होगा। तो ये जो है वो आपको 8वें पैराग्राफ में बताया गया था। आप चाहें तो इसे एक बार देख सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो सी है वो ये है कि द गुड्डू बैराज इरिगेट्स लैंड इन 2 प्रोवेंस। यानी गुड्डू बैराज जो है वो 2 सूबों को पानी देता है। तो अब वो कौन से 2 सूबे हैं? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ इजाफी तौर पे। तो वो जो 2 सूबे हैं वो हैं सिंध और बलूचिस्तान, और ये आपको 6ठे पैराग्राफ में बताया गया है। अगर आप पैराग्राफ पढ़ें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जो है आपको पैराग्राफ को समराइज़ करके दे दिया गया है, यानी छोटा करके बता दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। और अब डी जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि रिवर हैज़ ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रैवल एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये जो है वो आपको दूसरे पैराग्राफ में बताया गया था कि पहले के वक्तों में जो है लोग ज़्यादातर दरियाओं से जो है वो ट्रैवल करते थे और तिजारत करते थे, और दरिया के किनारे पे जो है अपने घर बनाते थे। तो ये आपको दूसरे पैराग्राफ से दिया गया है। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो ई है वो ये है कि द फ्लो ऑफ वाटर इज़ कंट्रोल्ड थ्रू गेट्स इन अ बैराज। इसमें कहा जा रहा है कि बैराज में जो है वो गेट्स बनाए जाते हैं और फिर जो है वो पानी को रोका जाता है, क्योंकि पानी को हमेशा के लिए तो रोक नहीं दिया जाता बैराज बना के, बल्कि जो है वो दीवार टाइप बनाई जाती है और उसमें गेट बनाए जाते हैं ताकि जितनी ज़रूरत हो पानी निकाला जा सके। तो ये जो है वो आपको 4थे पैराग्राफ में बताया गया था। अगर आप चाहें तो खुलकर पढ़ सकते हैं 4थे पैराग्राफ से। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं चैप्टर भी आपको पढ़ा चुका हूँ ताकि आपको जो है बात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। देखें स्टूडेंट, एफ जो है आपके पास वो ये है कि मैनी डिफरेंट पीपल वर्क टू कंप्लीट द गुड्डू बैराज। इसमें कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो काम करके गुड्डू बैराज को बनाया। तो इसमें टेक्नीशियन भी थे, इंजीनियर्स भी थे और वर्कर्स भी थे, और इनकी तादाद कितनी थी? 5000। तो ये 5000 थे जिन्होंने ये काम किया, और ये आपको 7वें में बताया गया है। तो काफ़ी मेहनत से जो है वो बैराजेस और डैम बनते हैं। तो हमें जो है वो पानी को बहुत देख कर इस्तेमाल करना चाहिए और पानी का ज़िया नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पैसा और काफ़ी लोगों की मेहनत और जानें तक चली जाती हैं इन सब कामों के दौरान। तो हमें जो है वो पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए स्टूडेंट।
स्टूडेंट जी जो है हमारे पास वो ये है कि अवे वॉज फाउंड टू स्टोर एक्स्ट्रा वाटर फॉर लेटर यूज़, यानी कौन सा ऐसा तरीका जो है वो ढूंढा गया था पानी को स्टोर करने का। अब ऐसा तो नहीं है कि हर जगह कुआं खोद दिया गया था पानी को स्टोर करने के लिए, और ना ही ऐसा था कि कोई ऐसा सिस्टम निकाल लिया गया था कि जब चाहे बारिश हो जाए। तो जो तरीका ढूंढा गया था पानी को स्टोर करने का वो क्या था, दरियाओं के ऊपर बैराजेस बनाए जाएं या डैम बनाए जाएं। तो ये जो है आपको तीसरे में बताया गया था, आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो हम डैम बनाते हैं और बैराजेस बनाते हैं जिससे पानी को स्टोर कर लेते हैं। स्टूडेंट आखिरी रह गया है एच, तो वो भी पढ़ देता हूँ। रेन कॉज रिवर्स टू ओवरफ्लो लीडिंग टू फ्लूट। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि बारिश जो है वो वजह बनती है दरिया के फैलने की या दरिया से सैलाब आने की। तो स्टूडेंट जब बारिश हो जाती है तो आपको पता है कि पानी जो है वो हर तरफ हो जाता है और वो तमाम का तमाम पानी जो है वो दरिया की तरफ जाता है। तो दरिया जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने किनारों से यानी बैंक से जो है वो बाहर निकल जाता है और उसके आसपास के जो गांव होते हैं वो सब जो है वो डुबो देता है। तो स्टूडेंट ये जो है वो आपको सबसे पहले में बताया गया था, गाजी ने सबसे पहले में यही बात की थी कि जब मानसून का मौसम आता है तो हर जगह सैलाब का जो है ख़तरा पैदा हो जाता है, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होने की वजह से सैलाब आ जाता है। और अगर बारिश ना हो तो खुशहाली पड़ जाती है। अगर बारिश नहीं होगी तो भी इंसानियत के लिए ख़तरा है और बारिश ज़्यादा होगी तो भी ख़तरा है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती क्यूरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और स्टूडेंट मेरी थोड़ी सी तबीयत भी जो है वो ख़राब थी, तो इसीलिए जो है वो इतना टाइम लग रहा था और वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगा। तो स्टूडेंट मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्यूरी हो या आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको बात समझ में आई हो और लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी एप्रिसिएशन के लिए भी मैसेज कर दीजिएगा, जैसा कि आप लोग मैसेज करते रहते हैं। आखिरी में यही कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।